हेलो फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम प्रोम करेक्टिव एक्शन है ना, प्रोम करेक्टिव एक्शन के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है पीसीए? पीसीए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कमजोर वित्तीय स्थिति वाले बैंकों पर लागू की जाने वाली एक निगरानी प्रक्रिया है ना। प्रोम करेक्टिव एक्शन क्या है? जो जिन बैंकों की स्थिति कमजोर होती है ना, मतलब वित्तीय स्थिति कमजोर होती है, उन पर ये निगरानी प्रक्रिया लागू की जाती है ना। जब कोई बैंक पूंजी पर्याप्तता, संपत्ति की गुणवत्ता या लाभप्रदता से जुड़े जोखिम मानकों को पूरा नहीं करता तो आरबीआई उस पर प्रतिबंध लगाता है, जैसे कि नई शाखाएं खोलने, कर्ज देने या लाभांश वितरण करने या वितरित करने पर रोक लगाना है ना। अगर ये चीजें की जाती है तो उस पर पीसीए के तहत कार्रवाई की गई है। इसका उद्देश्य बैंकों को वित्तीय रूप से स्थिर बनाना और जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करना होता है। जब बैंक अपनी स्थिति में सुधार कर लेता है तो पीसीए हटा दिया जाता है ना, या हटाया जा सकता है। नेक्स्ट आता है टीजर लोन। इसे हम लोक लुभावन लोन लोन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? लोक लुभावन। टीजर लोन को लोक लुभावन लोन भी कहा जाता है। टीजर लोन एक प्रकार का ऋण होता है जिसमें प्रारंभिक अवधि के लिए ब्याज दर कम होती है। इनिशियली जो ब्याज दर होती है वो कम होती है, लेकिन बाद में ये बढ़ जाती है। आमतौर पर होम लोन या व्यक्तिगत ऋण के रूप में दिया जाता है ताकि ग्राहकों को आकर्षित किया जा सके। शुरू में कम ईएमआई होने के कारण ये किफायती लगता है, लेकिन बाद में ब्याज दर बढ़ने से ग्राहकों की वित्तीय बोझ बढ़ सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने ऐसे लोन पर सख्त नियम बनाए ताकि उधारकर्ता भविष्य में किसी वित्तीय संकट में ना फंसे और बैंकिंग प्रणाली स्थिर बनी रहे। नेक्स्ट आता है बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट है ना, बीआईएस है ना। बैंक फॉर इंटरनेट सेटलमेंट एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठन है जिसे बैंकों का बैंक है ना, बैंकों का बैंक कहा जाता है। इसकी स्थापना 1930 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? बासेल, स्विट्जरलैंड की एक जगह है, वहां पर इसका हेडक्वार्टर है। इसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक मौद्रिक और वित्तीय स्थिरता बनाए रखना है, केंद्रीय बैंकों के बीच सहयोग बढ़ाना और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय लेन देन को सुचारू बनाना है। मतलब बीआईएस जिसका हेडक्वार्टर बासेल स्विट्जरलैंड में है, उसका प्रमुख कार्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय जो वित्तीय स्थिरता है उसे बनाए रखना और जो विभिन्न देशों जो इसके सदस्य देश है, इन सदस्य देशों के केंद्रीय बैंकों के बीच सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। बीआईएस केंद्रीय बैंकों को तकनीकी सहायता, अनुसंधान और नीतिगत मार्गदर्शन प्रदान करता है। ये बासेल समिति के माध्यम से बैंकिंग विनियमन और जोखिम प्रबंधन से जुड़े मानक तय करता है, जैसे बासेल फर्स्ट, बासेल सेकेंड, बासेल थर्ड। इन मानकों का उद्देश्य बैंकों की पूंजी पर्याप्तता और स्थिरता को बनाए रखना है ना। इससे क्या होगा? इससे वित्तीय संकट को रोका जा सकता है। कोई अगर एकदम फाइनेंशियल क्राइसिस आता है तो उनको रोकने के लिए बासेल वन, बासेल टू, बासेल थ्री मानक बनाए गए हैं। बीआईएस अंतर्राष्ट्रीय भुगतान और निपटान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वैश्विक वित्तीय बाजारों की निगरानी करता है। यह आर्थिक शोध भी करता है जिससे नीतिगत निर्णय लेने में सहायता मिलती है। कुल मिलाकर बीआईएस वैश्विक बैंकिंग प्रणाली को मजबूत करने, पारदर्शिता बढ़ाने और वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए काम करता है, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था को लाभ मिलता है ना। अब आते हैं हम कुछ रेशियोस हैं, जैसे कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है ना, CAR या CRAR, या पूंजी से जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात है ना, पूंजी से जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात है ना। बैंक की पूंजी पर्याप्तता को मापता है जो घाटे को अवशोषित करने और स्थिरता बनाए रखने की उसकी क्षमता को दर्शाता है ना, जिसकी गणना बैंक की पूंजी और जोखिम भारित परिसंपत्तियों के अनुपात के रूप में की जाती है ना। इसका रेशियो देख लेते हैं, ये क्या कहलाता है? कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है ना। नेक्स्ट आता है क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो, CDR है ना। क्या होता है CDR? क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो बैंक की तरलता और इसकी उधारी देने की क्षमता को दर्शाने वाला एक महत्वपूर्ण वित्तीय अनुपात है। ये दर्शाता है कि बैंक ने अपनी कुल जमा राशि में से कितना हिस्सा उधार के रूप में दिया है ना। क्रेडिट CDR का रेशियो क्या हो जाएगा फॉर्मूला?
कुल एडवांसेस, है ना, अपॉन में कुल जमा, है ना, डिवाइड कुल जमा इनटू 100, ये सीडीआर का फॉर्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कैश डिपॉजिट रेशियो। कैश डिपॉजिट रेशियो एक वित्तीय अनुपात है जो ये दर्शाता है कि किसी बैंक में कुल जमा में से कितना हिस्सा नगद के रूप में उपलब्ध है। ये बैंक की तरलता को मापने का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बैंकों की कुल नकदी टोटल कैश डिवाइड बाय कुल जमा, है ना, डिवाइड बाय कुल जमा इनटू 100। ये कैसे निकल, ये क्या निकल जाएगा, इससे कैश डिपॉजिट रेशियो निकल जाएगा। अब आता है पीयर टू पीयर लेंडिंग, पी टू पी लेंडिंग, है ना, ये महत्वपूर्ण होता है पी टू पी लेंडिंग। पीयर टू पीयर लेंडिंग एक ऐसी प्रणाली है जिसमें उधार लेने वाले और उधार देने वाले सीधे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़े होते हैं, बिना किसी बैंक या वित्तीय संस्थान की मध्यस्थता के, है ना, किसी बैंकिंग या अन्य चीजों की मध्यस्थता के एक दूसरे से ये जुड़े हुए होते हैं। ये एक वैकल्पिक वित्तीय प्रणाली है जो उधारकर्ताओं को उच्च रिटर्न और उधारकर्ताओं को आसान ऋण, है ना, मतलब उधारदाताओं को उच्च रिटर्न, है ना, जो उधार दे रहा है, मैं सॉरी उसके लिए, है ना, उधारदाता कहना चाह रहा था, उधारदाताओं को उच्च रिटर्न और उधारकर्ता को आसान ऋण उपलब्ध कराने की में मदद करता है ना, मतलब दोनों को बेनिफिट इसमें होता है। पी टू पी पीयर टू पीयर लेंडिंग कैसे काम करता है, पहले पी टू पी प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन होता है ना, उधारकर्ता और उधारदाता और उधारकर्ता दोनों को पी टू पी लेंडिंग प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर करना होता है। क्रेडिट प्रोफाइल मूल्यांकन होता है ना, जो प्रोफाइल होती है उसका मूल्यांकन होता है। फिर ऋण प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है उधारकर्ता द्वारा, है ना, निवेश और ऋण की मंजूरी प्रदान कर दी जाती है। इसके अंतर्गत इच्छुक निवेशक विभिन्न लोन अनुरोधों की समीक्षा कर सकते हैं और अपने बजट के अनुसार ऋण प्रदान कर सकते हैं। और नेक्स्ट है ऋण वितरण और पुनर्भुगतान। ऋण राशि उधारकर्ताओं के खाते में ट्रांसफर होती है, उधारकर्ताओं को मासिक किस्तों के रूप में राशि चुकानी होती है ना, तो ये पी टू पी लेंडिंग है। अब इसके लाभ क्या क्या होते हैं, है ना, उधारकर्ताओं को क्या लाभ होंगे, उधारकर्ताओं को पारंपरिक बैंकों की तुलना में कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध होगा, त्वरित ऋण स्वीकृति और कम दस्तावेजीकरण होगा, क्रेडिट स्कोर कम होने पर भी ऋण मिलने की संभावना बढ़ जाएगी इसमें। निवेशकों के लिए क्या है, इसमें कैसे लाभ प्राप्त होगा, उच्च ब्याज दर यूजुअली 10 to 30% तक और बेहतर रिटर्न, अपने निवेश को विभाजित करके जोखिम कम किया जा सकता है, निष्क्रिय आय मतलब पैसिव इनकम का एक ये अच्छा स्रोत है। अब इसके जोखिम अगर हम देखें पी टू पी लेंडिंग के, तो ऋण न चुकाने का जोखिम, है ना, बैंकों के पास तो एक तरह से वो मतलब दस्तावेजीकरण मजबूत होता है, इसलिए ऋण प्राप्त करने में बैंकों को ज्यादा मतलब मजबूती प्राप्त होती है, परंतु इसमें थोड़ा लचीलापन रहता है, तो एक तरह से ऋण न चुकाने का जोखिम बना रहता है। यदि उधारकर्ता ऋण नहीं चुका पाता है तो निवेशकों को नुकसान हो सकता है। नियामक जोखिम, कई देशों में पी टू पी लेंडिंग को सख्त नियमों के तहत रखा जाता है। भारत में ये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित होता है। तरलता जोखिम, लिक्विडिटी रिस्क को अगर देखें तो उधारकर्ता तुरंत अपना पैसा वापस नहीं निकाल सकते क्योंकि ऋण की अवधि समाप्त होने तक इंतजार करना पड़ता है। भारत की प्रमुख पी टू पी लैंडिंग प्लेटफॉर्म को देखें तो फेयर सेंट, लैंडबॉक्स, रूपी सर्कल, आई टू आई फंडिंग, फिंजी, ये प्रमुख पी टू पी लैंडिंग प्लेटफॉर्म है। क्या पी टू पी लेंडिंग सही है? अगर कोई कर्ज लेना चाहता है या कोई कर्ज देना चाहता है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, तो क्या ये सही है? यदि आप एक निवेशक है और वो उच्च रिटर्न चाहते हैं तो पी टू पी लेंडिंग आपके लिए लाभदायक हो सकता है, लेकिन जोखिम का आकलन करें। यदि आप उधार करते हैं तो बैंक से ऋण प्राप्त करना कठिन हो रहा है तो ये एक अच्छा विकल्प हो सकता है। कहने का तात्पर्य है कि पी टू पी जो उच्च जोखिम लेने की क्षमता रखते हैं, है ना, जो जोखिम जितना ज्यादा जोखिम लेगा उतना उसको बेनिफिट प्राप्त होगा, है ना, रिस्क भी है लेकिन बेनिफिट भी अच्छा है। अब आता है प्राथमिकता क्षेत्र उधारी, है ना, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। प्राथमिकता क्षेत्र उधारी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित एक नीति है जिसके तहत बैंकों को कुछ विशिष्ट क्षेत्रों जैसे कृषि, लघु उद्योग, कमजोर वर्गों, शिक्षा और आवास के क्षेत्रों को न्यूनतम प्रतिशत में ऋण देना अनिवार्य होता है। इसका उद्देश्य समाज के कमजोर और वंचित वर्गों को सस्ता और आसानी से ऋण उपलब्ध कराना है। अब पीएसएल के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र शामिल है, सबसे पहले है कृषि,
किसानों को फसल ऋण, कृषि उपकरणों की खरीद, सिंचाई सुविधाएं और अन्य कृषि गतिविधियों के विस्तार के लिए ऋण दिया जाता है। छोटे और सीमांत किसानों के लिए विशेष योजनाएं लागू की जाए। दूसरा है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग, एमएसएमई। छोटे और मध्यम उद्योगों को वित्तीय सहायता, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के व्यवसायों को कर्ज, निर्यात ऋण, एक्सपोर्ट क्रेडिट, छोटे और मध्यम स्तर के निर्यातकों को ऋण सहायता, शिक्षा के लिए छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए शिक्षा ऋण, आवास ऋण, हाउसिंग लोन, किफायती आवास योजनाओं के लिए ऋण, सामाजिक बुनियादी ढांचा है ना, स्कूल, अस्पताल, पेयजल और स्वच्छ परियोजनाओं के लिए ऋण, नवीकरणीय ऊर्जा के लिए सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास संयंत्र आदि के लिए वित्तीय सहायता, अन्य कमजोर वर्ग जैसे अनुसूचित जाति जनजाति, अल्पसंख्यक समुदाय है ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप है ना, स्वयं सहायता समूह आदि को ऋण। तो ये कुल 8 क्षेत्र है पीएसएल के अंतर्गत, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंतर्गत टोटल 8 क्षेत्र है। कौन कौन से हैं? अगर देखा जाए कृषि, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग, निर्यात ऋण, शिक्षा, आवास, नवीकरणीय ऊर्जा और अन्य कमजोर वर्ग। ठीक है। अब पीएसएल के तहत अगर हम देखें तो आरबीआई ने वाणिज्यिक बैंकों के लिए पीएसएल का लक्ष्य निर्धारित किए है ना। जैसे सार्वजनिक और निजी बैंकों के लिए 40% पीएसएल करना रहता है नेट बैंक क्रेडिट का, है ना, जितना ऋण देते हैं उसमें से 40% इन क्षेत्रों पीएसएल को देना रहेगा। लघु वित्त बैंकों को, स्मॉल फाइनेंस बैंक को 75% ऋण देना रहेगा पीएसएल क्षेत्र को। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को 75% देना रहता है। विदेशी बैंक है ना, जिन बैंकों की 20 से अधिक शाखाएं हैं उनको 40% पीएसएल करना रहेगा। पीएसएल का महत्व देखें तो आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हैं। कुछ विशेष क्षेत्रों का अगर उदाहरण देंगे हम तो आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार सृजन होगा है ना, रोजगार सृजन होगा, कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा मिलेगा, आवास और शिक्षा, आवास और शिक्षा को बढ़ावा, गरीब को किफायती आवास और उच्च शिक्षा के लिए ऋण उपलब्ध कराया जा सकेगा। परंतु कुछ चुनौतियां भी है पीएसएल प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग से संबंधित कुछ चुनौतियां भी है, जैसे ऋण अदायगी का जोखिम है ना, ऋण अदायगी का जोखिम बना रहेगा। कमजोर वर्गों को ऋण देने में बैंकों को डिफॉल्ट का खतरा बढ़ जाता है कि वो कैसे चुकाएंगे अगर सफल नहीं हुए उस क्षेत्र में। तो ब्याज दरों की समस्या, पीएसएल ऋणों पर ब्याज दर कम होने के कारण बैंकों की लाभप्रदता प्रभावित हो सकती है। क्रेडिट पहुंच की कमी, कई छोटे किसानों और एमएसएमई अभी भी औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से बाहर है। तो ये समस्या, ये चुनौतियां के समाधान के लिए हमें आगे विचार करना होगा। ठीक है, तो आज का वीडियो ही समाप्त करते हैं। अगला वाले वीडियो में आगे की चीजों को देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।